हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर, और इस खबर का जुड़ाव है हमारे स्वास्थ्य से और साथ ही एक गंभीर बीमारी से। हम सभी जानते हैं कि बीते लगभग 2 वर्षों में किस तरीके से कोरोना महामारी ने हमारी पूरी व्यवस्था को, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो, है ना, चाहे वह वैश्विक स्तर पर हो, उसे कितना बुरी तरीके से प्रभावित किया। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना जैसे महामारी का जो नियंत्रण है, यह नियंत्रण काबू में करना एक टेढ़ी खीर के तौर पर देखा गया। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण चेतावनी, एक और बड़ी चेतावनी जारी की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा, कि कोरोना महामारी से भी ज्यादा, कोरोना महामारी से भी अधिक खतरनाक एक और बीमारी की संभावना है। और यदि हम समय रहते उसके अगेंस्ट में तैयार नहीं हुए, उसके अगेंस्ट में अपनी तैयारी नहीं कर सके, तो फिर इससे और अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए इसी विषय को आज की चर्चा में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। यहां पर इसीलिए यहां मैंने जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मेंशन भी किया है कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी की चेतावनी यहां पर दी जा रही है ना। आखिर यह कौन सी बीमारी है और इस बीमारी के क्या लक्षण हैं? इस बीमारी को लेकर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच में क्या बातें चल रही हैं, यह जानना जरूरी है। और निश्चित तौर पर यह जो विषय है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि हम मेंस सिलेबस की बात करें तो जीएस के पेपर 2 में स्वास्थ्य नाम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किया गया है, और इस लिहाज से यह जो विषय है, यह विषय आपको जानने समझने के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। यहां पर मैंने जो एक हेडलाइन बनाया है वह यह है कि क्या डिजीज एक्स 5 करोड़ से भी अधिक लोगों की जान लेगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर उभर रहा है। अब नाम क्या है भाई? इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम रखा गया है डिजीज एक्स। आपने मैथ कभी बनाया होगा, निश्चित तौर पर बनाए ही होंगे, है ना। तो मैथ बनाने के समय में हम लोग सामान्य तौर पर एक वैल्यू अपने से मान लेते हैं कि माना कि ये एक्स है ना। लेट अस सपोज दिस इज एक्स, है ना। तो इस तरीके से एक्स मानने का मतलब होता है कि हम मानते हैं, हम सपोज करते हैं कि संभवतः ऐसा कुछ है, और देन फिर उसको प्रमाणित किया जाता है। इस बीमारी के कंटेक्स्ट में दोस्तों शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि यह एक अनजान बीमारी है, इसे कोई एज सच नाम नहीं दिया गया है ना। तो यहां पर इसी को एक्स के माध्यम से डिनोट किया गया है, बताया गया है। तो यह एक अनजान बीमारी है। पहली बात तो इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि आखिर इसका नाम एक्स क्यों रखा गया है। क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि आखिर इस बीमारी का लक्षण किस तरीके से होगा, यह बीमारी किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएगी, है ना। क्या इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण लक्षण है ना। ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिकों ने इसी कारण से इसे एक पैंडेमिक की संज्ञा भी दी है, महामारी की संज्ञा दी है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के तौर पर छाया और देखते ही देखते पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, उसी तरीके से यह भी एक महामारी का रूप धारण कर सकती है, डिजीज एक्स। और ध्यान रखिएगा कि इसमें वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है, उनका यह कहना है कि साहब इबोला वायरस से भी कहीं अधिक संक्रामक यह हो सकता है ना। साथ ही स्पेनिश फ्लू के बारे में कहा जाता है, जो कि 1918-1919 के दौरान में एक भयंकर महामारी के तौर पर फैला था, और उस समय में दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी, है ना। और इस तुलना को यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि भाई डिजीज एक्स से भी लगभग इतनी मौतें होने की आशंका जताई जा रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यानी 1918-1919 में जो स्पेनिश फ्लू फैला था, उस दौरान जो विश्व की जनसंख्या थी, उस समय में लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, है ना।
और ये जो स्पेनिश फ्लू था, मैं इसके बारे में हल्का सा केवल बता देता हूं। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के माध्यम से इस बीमारी का फैलाव हुआ था और इसी कारण से लोग बड़ी संख्या में मर गए थे, है ना। कुछ इसी तरीके से डिजीज एक्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि इससे भी लगभग इतनी मौतें हो सकती हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने किस तरीके से लोगों की जान ली थी, है ना। और डिजीज एक्स के बारे में कहा जा रहा है कि यह 7 गुना अधिक घातक हो सकता है कोरोना वायरस से। WHO के डाटा की माने तो दुनिया भर में कोरोना से लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो गई थी। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, आकलन आपके दिमाग में हो रहा होगा कि जहां कोरोना से 70 लाख लोगों की मौत हुई, वहीं वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि डिजीज एक्स से 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है ना। कितना अधिक भयंकर इसका प्रभाव हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें और कुछ समझे कि आखिर यह जो डिजीज एक्स है इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है। तो बड़ी अजीब बात यहां पर निकल के सामने आ रही है कि इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है ना। क्या हो सकता है इसकी उत्पत्ति का माध्यम, यह भी अपने आप में अभी क्वेश्चन मार्क के तौर पर ही देखा जा रहा है ना। लेकिन एक जो वैज्ञानिकों में चर्चा चल रही है, जो उनको आशंका लग रही है कि वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के संदर्भ में, वायरस और बैक्टीरिया और पैथोजेंस यानी रोगाणुओं के संदर्भ में, इनके म्यूटेशन के संदर्भ में, इनके डेवलपमेंट के संदर्भ में, जिस तरीके से टीकों का विकास किया गया है ना, इन परिस्थितियों के मद्देनजर और जिस तरीके से कोरोना वायरस ने अपनी पहुंच पूरे वैश्विक लेवल पर प्रसारित कर ली थी, इन सभी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए वैज्ञानिकों ने यह आशंका जाहिर की है कि भाई संभव है कि कुछ और ऐसी बीमारी आने वाले निकट भविष्य में हम झेल सकते हैं और इसी कारण से इसे डिजीज एक्स नाम दे दिया है ना। क्लैरिटी नहीं है ना, अभी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर कौन से वायरस से यह बीमारी हो सकती है, किससे यह बीमारी हो सकती है, लेकिन हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसा सपोज किया जा रहा है ना। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका कोई स्पष्ट उपचार भी पता नहीं। जाहिर सी बात है, अभी तो यही नहीं पता है कि यह वायरस से होगा, है ना, या जीवाणु से होगा, या फिर फंगस यानी कि कवक से होगा। किससे यह बीमारी हो सकती है, किससे इसका प्रसार हो सकता है, यह भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो फिर क्या इसका सही उपचार पता चल पाएगा? सही उपचार भी पता नहीं, है ना। इसके साथ ही WHO ने इस मामले में अपनी स्पष्टता अभी नहीं दर्शाई है। इस कारण से इसको लेकर के अभी शोध और अनुसंधान कंटिन्यू जारी है और इसके बारे में एक जो संकेत मिल रहा है वह यह मिल रहा है कि यह भी जूनोटिक बीमारी से संबंधित हो सकता है। जिस तरीके से RNA वायरसेस जूनोटिक बीमारी से संबंधित होते हैं, उसी तरीके से यह भी जूनोटिक बीमारी से संबंधित हो सकता है। जूनोटिक बीमारी का मतलब क्या हुआ कि वैसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्य में संक्रमित होती है ना। जैसे कि हम सभी ने देखा है कि कोरोना महामारी भी जूनोटिक बीमारी का ही उदाहरण है ना। जानवर से मनुष्य में इसका संक्रमण हुआ, तो यह एक संकेत मिल रहा है कि जानवर से मनुष्य में ही इसका संक्रमण हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इबोला, HIV, एड्स और कोविड-19 भी जूनोटिक बीमारियों के तौर पर ही जाने जाते हैं। मैंने आपको कोविड-19 के बारे में बताया ही, आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये सब बीमारियां जो हैं जूनोटिक बीमारी की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, है ना। यहां पर एक और जो संकेत है वह भी मिल रहा है कि लैब में जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं की जो संभावना रहती है, और साथ ही बायो टेररिज्म, जैव आतंकवाद भी इसका एक बड़ा कारक बन सकता है, इसका एक बड़ा स्रोत बन सकता है। हो सकता है कि कोई आतंकी संगठन इस तरीके से ऐसे विषाणु का निर्माण करे और उस विषाणु के माध्यम से वह आतंकी गतिविधियों को और प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाए और उसके कारण लोगों को नुकसान झेलना पड़े, लोगों की जान चली जाए, है ना। तो ऐसी भी एक संभावना जताई जा रही है।
मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि डिजीज एक्स के संदर्भ में यहां पर आपको समझने की जरूरत है। साथ ही अब यहां पर जो एक सवाल उठता है कि क्या इसके लिए दुनिया तैयार है? क्या जब इस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी बीमारी आ सकती है, तो क्या हम सभी इसके लिए तैयार हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिकों ने अभी तक 25 ऐसे वायरस समूहों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है कि आखिर इसमें क्या कुछ नया परिवर्तन, क्या कुछ नया जो लक्षण है वो दिख रहा है ना? और साथ ही वैज्ञानिकों ने म्यूटेशन की संभावना भी जताई है। म्यूटेशन का मतलब जो अपने स्वरूप में, जो अपने लक्षण में बहुत तेजी से परिवर्तन ले आते हैं। सीधे मोटे तौर पर आप ये समझिए, म्यूटेट करते हैं, उत्परिवर्तित होते हैं, है ना? और यहां पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि म्यूटेशन जिस तेजी से हो रहा है, आरएनए वायरसेस का जो म्यूटेशन बहुत तेजी से होने की संभावना बनती है, ऐसे में यह आशंका और पक्की हो जा रही है ना? जांच के दायरे में बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स और हंता वायरस को भी शामिल किया गया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या में जिस तरीके से वृद्धि और परिवर्तन की स्थिति देखी जा रही है, उसमें भी एक इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद इससे भी महामारी पैदा हो सकती है ना? डिजीज एक्स को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की जरूरत बताई जा रही है। साथ ही तत्काल और बहुत सावधानी से यात्रा प्रतिबंध को भी लागू करने को लेकर के परामर्श दिया जा रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है वह बहुत चुस्त दुरुस्त हो। जिस तरीके से कोविड-19 के समय में हमने देखा कि कई जगहों पर वैक्सीनेशन को लेकर के एक अफरा तफरी वाला माहौल दिखा गया, कहीं पर टीकाकरण हो रहा था, कहीं पर टीके की व्यवस्था ही नहीं थी, है ना? एक अस्त व्यस्तता की स्थिति देखी गई थी। तो वैसी अस्त व्यस्तता की स्थिति इस समय में इस डिजीज एक्स के संदर्भ में न पड़े, और साथ ही यहां पर हम हर संभव डिजीज एक्स को रोकने के लिए, डिजीज एक्स पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी भरसक प्रयास है, चाहे वह सिविल सोसाइटी के स्तर पर हो, चाहे वह एनजीओ के स्तर पर हो, चाहे वह सरकार के स्तर पर हो, ये हमारे द्वारा किए जाए, यह प्रथम वरीयता में रखा जाना चाहिए, है ना? तो यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही रिकॉर्ड समय में डोज देने की भी बात यहां पर की जा रही है, रिकमेंडेशंस में यह भी कहा जा रहा है। और साथ ही जो भी टेस्टिंग किट है, वैक्सीन है, जो भी प्राइमरी लेवल पर सहायता सेवाएं पहुंचाने की बात की जाती है, ये सब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं के प्रति सभी को अपने अपने स्तर पर सचेत हो जाना चाहिए कि इन केस, इन फ्यूचर, इन नियरेस्ट फ्यूचर यदि इस तरीके की बीमारी से हमें दो चार होना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हम अच्छे तरीके से इससे निपटने में सक्षम हो सकें, है ना? तो निश्चित तौर पर यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपको इस समझाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस बीमारी के कंटेक्स्ट में हमें किस तरीके से सावधान रखने की जरूरत है। इस बीमारी को लेकर के वैज्ञानिकों ने क्या कुछ चेतावनियां जाहिर की हैं, और इस बीमारी के संदर्भ में और क्या महत्वपूर्ण पक्ष निकल के सामने आते हैं। ठीक है, आज की इस चर्चा के साथ ही मैं आपको दो जानकारियां भी दे दूं, ताकि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर यह जो P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एडमिशन की जो अंतिम तारीख रखी गई है दोस्तों, ये 30 सितंबर रखी गई है ना? आज की तारीख हो गई है 28 सितंबर, यानी कि मुश्किल से 1-2 दिनों का समय शेष बचा हुआ है। और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें से किसी भी माध्यम में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपके लिए एक डिस्काउंट भी प्रस्तुत किया गया है। 26,999 रुपए में इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत तमाम जो विशेषताएं हैं जीएस के संदर्भ में, उन तमाम विशेषताओं को शामिल किया गया है ना? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म P2I बैच है। यदि आप बेसिक लेवल से एकदम जीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको ABC भी नहीं आता है जीएस का, उसके बावजूद भी आपकी तमन्ना है, आप सिविल सेवा की तैयारी करके सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, है ना? और यह जो बैच है 2025 का लॉन्ग टर्म P2I बैच है, इसके अंतर्गत यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से मात्र 32,999 रुपए में तमाम जो सुविधाएं हैं जीएस की
तैयारी से संदर्भित वो तमाम सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, है ना। और इसमें भी जो एडमिशन है ये 30 सितंबर को क्लोज हो रहा है। तो यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं निरंतर कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहता हूं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के कंटेक्स्ट में और अन्य परिप्रेक्ष्यों में भी। साथ ही यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी अपनी तैयारी के संदर्भ में, तो फिर आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, किसी और महत्वपूर्ण चर्चा में। और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया, इस टॉपिक के बारे में आपने मेरी इस डिस्कशन से अच्छे से समझा, तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये प्रोग्राम शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।